वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 78 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल अपना हो गया था। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया है? भाग 4 अनुच्छेद 76, भाग 5 अनुच्छेद 76, भाग 6 अनुच्छेद 78, भाग 5 अनुच्छेद 78। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 76 में। तो यानी 78 को हटा दीजिए तो 76 आंसर इसका हो जाएगा। और भाग कौन सा हो जाएगा? भाग हो जाएगा 5, यानी पार्ट 5 बी है इसका आंसर। तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उपबंध किया गया है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण किया गया है। संसद द्वारा तय पारिश्रमिक उसे प्राप्त होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। कौन सा कोई है कि सही है इसमें? देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले को महान्यायवादी चुनेगा, ना कि हाई कोर्ट। और संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा जो पारिश्रमिक तय किया जाता है वो उसको मिलता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर डी सही है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 76(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य है उसको भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। इसे हटाने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी भी समय उसे हटा सकता है। अनुच्छेद 76 में उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा तय पारिश्रमिक उसे प्राप्त होगा, न कि संसद के द्वारा। और संविधान में इसका पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कैग की बात हो रही है, यानी सीएजी की। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये स्टेट पीसीएस में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चे का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। 3 हो गए। अब एक और बचा है, वही गलत होगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। देखिए, पहला वाला इसमें करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, ऊपर के तीनों काम करता है लेकिन चौथा वाला काम नहीं करता वो। ठीक है, तो भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की परिकल्पना नियंत्रक के साथ साथ महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है, किंतु व्यवहार में भारत में कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, कैग यानी सीएजी सार्वजनिक धन की प्राप्ति निर्गम का नियंत्रण नहीं कर सकता। उसका भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, उसकी भूमिका खर्च होने के पश्चात यानी व्यय होने के पश्चात केवल लेखा परीक्षा की है। इसके विपरीत अगर ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन में कैग को नियंत्रक के साथ साथ महालेखा परीक्षक की भी शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह केंद्र और राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वह अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी और पद का पात्र नहीं होगा। देखिए, केंद्र राज्यों की लेखा परीक्षण करता है, ये बात ठीक है, लेकिन केंद्र के तो देगा राष्ट्रपति को, राज्य सरकार के देगा राज्य के राज्यपाल को, इसलिए दूसरा वाला गलत है।
अपने पद पर नहीं रहने के बाद, यानी जब रिटायर हो जाएगा वो अपने पद से, तो भारत सरकार में किसी भी पद पर वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, कोई सरकारी नौकर नहीं बन सकता वो उसके बाद। 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत है। तो उपरोक्त में से कथन 2 सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 151 1 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। अनुच्छेद 102 में इसका उपबंध है। अनुच्छेद 151 2 में है ये। अनुच्छेद 149 में उपबंध है कि संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं का परीक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 148 4 में उपबंध है कि अपने पद पर नहीं रहने के पश्चात में भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकारी नौकर नहीं बन सकता, स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं बन सकता। अनुच्छेद 150 में उपबंध है कि संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर तय करे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते की अन्य शर्तों के संबंध में उपबंध संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में इस पर मतदान होता है। देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन दूसरा इतना तक सही है। संसद में इतना इस पर मतदान होता है, इसी की वजह से गलत हो गया इतना। अब पूरा ही कटेगा इसी की वजह से। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक खर्च जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते पेंशन है भारत सरकार के संचित निधि पर भारित होंगे और इन पर संसद में मतदान नहीं होगा। अनुच्छेद 148 6 में इसका उपबंध है। संविधान के अनुच्छेद 148 2 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें संविधान की दूसरी अनुसूची में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये सत्य बताना है, यहाँ पे असत्य नहीं है। ठीक है, वह अपने पद पर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। यहाँ सीएजी की बात हो रही है, ना कि महान्यायवादी की। तो सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पहला असत्य है। अपने को असत्य बताना है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु नहीं, यहाँ 6 वर्ष होना चाहिए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर महान्यायवादी है, ये नहीं है। इसे तो उसी रीति से हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, यानी डी करेक्ट है यहाँ पर। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला वाला गलत है। अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होने तक ही अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण नहीं करता, ये वो महान्यायवादी करता है। उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चौथा सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के प्रधानमंत्री के, भारत के गृह मंत्री के, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष। चलिए बी और डी, सी और डी को हटा देते हैं। बताइए ए अभी, ए अभी बी। तो संविधान के अनुच्छेद 148 2 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। वो संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेगा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति के द्वारा उसी रीति से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जज को पदमुक्त किया जाता है। देखिए, पहला वाला गलत है, यहाँ 148 आएगा अनुच्छेद। दूसरा वाला भी गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, वो महान्यायवादी है। संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। चौथा वाला करेक्ट है। तो 148 में इसका उपबंध है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। तीसरी अनुसूची में उपबंध है शपथ का और राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज के। अनुच्छेद 148 में उपबंध है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी
रीति से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते हैं, अर्थात संसद में विशेष बहुमत पारित करके दुर्व्यवहार और अयोग्यता के आधार पर। कैसे होगा वो? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। ऐसा संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब एडवोकेट जनरल की बात हो रही है। जैसे केंद्र सरकार के पास होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, वैसे स्टेट के पास होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल या राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, सही बताना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। एडवोकेट जनरल को भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। संविधान के दूसरी अनुसूची में एडवोकेट जनरल के वेतन भत्ते के संबंध में उपबंध है। देखिए, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का महाधिवक्ता यानी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, पहला वाला सही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का जज हो। एडवोकेट जनरल भारत के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं है उसको। वो महान्यायवादी को है, ये तो राज्य का है, तो राज्य के हाई कोर्ट में रहेगा। और चौथा वाला भी गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का प्रावधान है। और ये महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, वो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक या कानूनी अधिकारी या सलाहकार होता है। राज्य के राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, न कि केवल मुख्य न्यायाधीश को। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, न कि भारत के किसी न्यायालय में। भारत के किसी न्यायालय में महान्यायवादी को है। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि संविधान की दूसरी अनुसूची में इनका उपबंध है। डी गलत है। जैसे सेंट्रल में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र है, वैसे ही स्टेट में राज्य का राज्यपाल के प्रसाद पयंत्र है महाधिवक्ता राज्य का। राज्यपाल किसी भी समय उसे पद से हटा सकता है। संविधान में इसके पदावधि का निर्धारण नहीं किया गया है। राज्य सरकार यानी मंत्रिपरिषद के बदलने या त्यागपत्र देने पर महाधिवक्ता को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर होती है। राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे सदन में बोलने का, कार्यवाही में भाग लेने का और संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान करने का उसको अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? राज्य का प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, भारत सरकार का प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता, राज्य सरकार का विधिक अधिकारी नहीं होता, भारत सरकार का विधिक अधिकारी सॉलिसिटर जनरल। जैसे एडवोकेट जनरल होता है, उसी का बोझ को कम करने के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर जनरल और अपर महाधिवक्ता हैं, किंतु इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं की गई है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं, यानी उसके बोझ को कम करते हैं, आसान भाषा में कहा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील थोड़ी होता है। राज्य सरकार, ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पयंत्र है, मंत्रिपरिषद बदलेगी सेंट्रल में, इसको भी हटा देंगे। निजी विधिक कार्यवाही तो कर ही सकता है, ये रोक तो उस पर है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पर। केवल एक ही सही है यहाँ पर, तो दूसरा तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, वह सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही या निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। भारत का महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसको याद रखिएगा, यूपीएससी सिविल सेवा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी
सदन का सदस्य नहीं होता किंतु संसद के सदनों में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है या संयुक्त बैठक में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार है। यहीं देखिए फिर से ये बात मत देने पर कट जाएगी, तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76(3) में उपबंध है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यही चीज राज्य के महाधिवक्ता के बारे में होती तो केवल राज्य में उसको होता। तो भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे सदन के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। वही संयुक्त बैठक जो साधारण विधेयक के मामले में बुलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। जब यह बैठक आ जाती है तो उसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। अब मतदान नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक और प्रश्न इससे रिलेट करता हुआ भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही है। महान्यायवादी राष्ट्रपति का प्रथम विधि अधिकारी सलाहकार होता है। लो करेक्ट। मंत्रिपरिषद यानी सरकार के बदले जाने या त्यागपत्र देने के पश्चात वह पद पर बना रहेगा? नहीं, उसे ऐसी रीति से हटाया जाएगा जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर है, ये कोई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थोड़ी है। लोग पहला भी गलत कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रथम विधिक अधिकारी नहीं है, तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है। जागते रहिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए। तो सारे के सारे गलत हैं। पहला गलत है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी या मुख्य विधिक अधिकारी या सलाहकार होता है, ना कि राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, किंतु जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद बदल जाए या त्यागपत्र दे दे तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही तो की जाती है या सरकार की सिफारिश पर ही तो की जाती है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है। उसे हटाने के लिए किसी प्रकार के महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए चलाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो स्टेटमेंट है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन सा सही है? देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री नहीं होता। ये दोनों के दोनों गलत हैं, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराएगा। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी केंद्रीय कैबिनेट सचिव, ना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा संविधान के मूल स्वरूप में की गई है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के मूल स्वरूप में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा संविधान में केवल एक बार की गई है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सब जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, डी है इसका आंसर। तो सारे के सारे सही है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की विस्तृत चर्चा है, अतः इस शब्द का उपबंध मूल संविधान में किया गया है। अब आ जाइए मंत्रिमंडल पर। मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ शामिल किया गया। संविधान के मूल स्वरूप में इसकी चर्चा नहीं थी, मंत्रिपरिषद की थी। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार किया गया, अनुच्छेद 352(3) में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद में शामिल होता है या होते हैं कौन कौन? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उपमंत्री। क्या ये तीनों होते हैं? तो डी होगा आंसर। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उपमंत्री, सभी डी। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां और प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरी श्रेणी है उपमंत्री की। इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरी श्रेणी है उपमंत्री की। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेंगे। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक पदभार का निर्वहन करेगी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे पद पर रहने के लिए कहेंगे राष्ट्रपति। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? यथाशीघ्र, यथासंभव नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं।
वैकल्पिक व्यवस्था यानी नई सरकार के गठन होने तक अपदस्थ मंत्रिपरिषद काम करती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 75(3), संविधान के अनुच्छेद 74(3) कौन सा सही है इसमें? देखिए तीसरा चौथा में से तो केवल एक ही सही होगा, तो 1 2 4 लगाएं या 1 2 3 लगाएं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो 4 विकल्प बनाकर बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा के प्रति होती है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 75(3), ना कि 74(3). तो कर दो 1 2 3 बी। तो चौथा वाला गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 76(3) में भारत के महान्यायवादी के कर्तव्यों का उल्लेख है। चलो उधर 76 कर लीजिए, ठीक है। होगा तो गलती तब भी, 74 कर दो या 6 कर दो। चलिए, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका अनुच्छेद 75(3) में उपबंध किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा? मंत्री संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। भारत का महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, मंत्री भी हो सकता है, महान्यायवादी भी हो सकता है, और कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों सही हैं। फिलहाल सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 88 में उपबंध है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी संसद की किसी समिति का सदस्य बन सकते हैं, और जिस समिति के वे सदस्य होते हैं वो उसमें बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान करने का अधिकार उनको नहीं होता। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं और किसी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते। तो 20 प्रश्न बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। सिविल सर्विसेज स्टडी को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक जरूर किया कीजिए। टेस्ट पसंद आता है तो, ना भी आए तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक है। इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे अगले बार।